हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया। आज बहुत सारे वीडियोस बनाना थे और मेरा लैपटॉप भी हैंग कर रहा था। तो बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैं पहले ही एक लॉन्ग वीडियो ला चुका था, लेकिन आपके बार बार कहने पे मैं ये विथ आंसर लेकर आया हूँ। आई होप आप इसको वीडियो को प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। ईमानदारी से प्लीज़ इस एफर्ट को अप्रिशिएट करा करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चंस फाइंड करना, उनके आइडियल आंसर्स निकालने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा। तो इकोनॉमिक्स द सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक्स एक प्रकार का सोशल साइंस है बेटा, जिसका संबंध होता है बेटा प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, गुड्स को कंज्यूम करने से और सर्विसेज से होता है बेटा। इट फोकस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड ऑफ वांट्स। बेटा देखो, इकोनॉमिक्स में ना तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। कुछ बच्चे ऐसे भी है बेटा जिनका 11 12 में हो सकता है आईपी हो, या जो अभी पीसीएम के बाद उन्होंने शिफ्ट करा, तो इसलिए बता देता हूँ इकोनॉमिक्स में तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है बेटा। व्हाट टू प्रोड्यूस, थोड़ा सा बाकी सब लोग भी थोड़ा पेशेंस रखे बेटा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है बेटा इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है तीन सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि हर प्रोड्यूसर को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि उनके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बेटा। स्केयर रिसोर्स मतलब होता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती है। तो आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में बेटा अलग अलग लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी, जैसे एडम स्मिथ, इन्होंने इकोनॉमी को वेल्थ से जोड़ा है बेटा। इकोनॉमी एज वेल्थ, एडम स्मिथ का ये मानना था बेटा कि इकोनॉमी का संबंध वेल्थ से होता है। अल्फ्रेड मार्शल, इनकी थ्योरी बेटा एडम स्मिथ से अलग थी। इनका मानना था बेटा इकोनॉमी का संबंध जो है वो वेलफेयर से होता है, वेलफेयर स्कीम इनका मानना था। फिर रॉबिन्सन, इन्होंने स्केर्सिटी की बात करी, जो मैंने बताया कमी। स्केर्सिटी का मतलब होता है जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और डिजायर क्या है हमारी, अनलिमिटेड। इसके बाद पॉल सैम्यूलसन ने बेटा ग्रोथ थ्योरी के बारे में बात करा है। ये आपको एमसीक्यूज में भी काम आ सकता है बेटा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जिससे आपके एमसीक्यू और थ्योरी दोनों कवर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें। देखिए, एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इनको, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी को वेल्थ से जोड़ा है बेटा। वेलफेयर की बात करी अल्फ्रेड मार्शल ने, रॉबिन्स ने बात करी स्केर्सिटी की, ग्रोथ की बात करी पॉल सैम्यूलसन ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम किस ज़्यादा मैटर पे फोकस करते हैं। पहला बेटा कंजम्पशन पे, कौन कंज्यूमर है, उसे क्या पसंद है, क्या कंज्यूम करेगा। प्रोडक्शन पे बेटा, ये प्रोड्यूसर के बारे में होता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन के लिए बेटा पीपीसी कर्व बनता है, आपने 12th में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप खुद सोचो, एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, ज़मीन है। अब वो ये सोचेगा ना कि उस लैंड पे मैं कौन सी फसल उगाऊं। या फिर एक प्रोड्यूसर है, चलो प्रोड्यूसर छोड़ो, हमने एक दुकान खोली, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करके हमको एक शॉप ओपन करवा रहे हैं, तो आप सोच समझ के खोलोगे ना कौन सी शॉप खोले, क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी उसके बारे में। एक्सचेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में तोड़ा है बेटा, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, इसको जिसका शब्द है इसका माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो इकोनॉमी में बेटा हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या प्राइस। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस थ्योरी। जैसे मैंने बोला आज पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल, इसका मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ बेटा। इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। जब हमें ये पता करना है कि एक फर्म में कितना अर्न कर रही है, एक हाउस होल्ड में कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो की। माइक्रो का ही बड़ा रूप होता है बेटा मैक्रो। ठीक है, इसमें होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एग्रीगेट। अब हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम ओवरऑल की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम नेशनल इनकम की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। इसलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं बेटा। हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमी को एज होल देख रहे हैं बेटा। क्या देख रहे हैं हम, इकोनॉमिक एज होल।
ऊपर हम क्या बात कर रहे थे, इंडिविजुअल की, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम होल की। हमको एंशंट इकोनॉमी भी है, तो उसमें कौटिल्य के बारे में बोला है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं लोग, वॉज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर इन एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया में इनकी जो राजनीति थी, रणनीति बोलते हैं, वो बहुत फेमस थी बेटा। एक तरीके से स्ट्रेटेजी बनाने में महान थे ये। His अर्थशास्त्र emphasize स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। इनका जो रचना थी अर्थशास्त्र, इन्होंने उसके अंदर गवर्नेंस कैसे चलना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब कुछ लिखा है इन्होंने। इनका जो इम्पोर्टेंट था उसके अंदर था इनका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, की कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रशासन कैसे संभालना है, एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें लाना चाहिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या काम करना है। और पब्लिक का वेलफेयर करना किसकी ड्यूटी है बेटा, स्टेट की ड्यूटी, मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि पब्लिक का ध्यान रखे। ये इनके मेन थॉट्स थे बेटा। देखिए मेरा, अब आप ये मत बोलना कि सर 8 मार्क्स में इतना सा लिखे हैं क्या बेटा, ये समझाने के लिए है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है। बाकी आपके पास सीरीज या चैट जीपीटी से आपने जो आंसर मेरे पहले की वीडियो में निकाले होंगे वो आप इसमें लिख सकते हो, बट ये आपको रफ आइडिया और समझाने के लिए बेटा। नेक्स्ट बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये उसी में चल रहा है बेटा, कंटिन्यू। इन इंडिया इकोनॉमी, मैंने आपको बताया था कि वैदिक टाइम से, कौटिल्य के टाइम से ट्रेसेस चल रहा है इकोनॉमी की। इकोनॉमी का कंसेप्ट अभी का नहीं बेटा, बहुत पुराना है। इट वेंट थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, विदेश जो मैंने आपको समझाया था कि पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को बेटा। लेकिन जब से अलग अलग अटैक हुए भारत के ऊपर, ब्रिटिशर ने जब से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया बेटा, तो इंडिया बहुत नीचे आ गया था बेटा। 1947 के बाद फिर सोशली प्लान डेवलपमेंट बनाया गया कि इकोनॉमी को इन्होंने अलग तरीके से फॉर्म करा बेटा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हमारी इकोनॉमी के 3 टाइप होते हैं, है ना। इकोनॉमी के, इकोनॉमी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कैपिटलिस्ट। दूसरा होता है बेटा सोशलिस्ट, और तीसरा होता है मिक्स्ड। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। कैपिटलिस्टिक में सिर्फ सारा काम जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा काम पब्लिक के हाथ में होता है, इनका मेन मकसद होता है बेटा सोशल सर्विस देना। और मिक्स्ड में दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। इकोनॉमी समझ ली, तो उसके बाद 1991 में इंडिया हैज़ ट्रांजिस्ड टुवर्ड द मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। बेटा 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें 3 नए टर्म आए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स जो थे, लाइसेंस लेना कंपलसरी था, बहुत सारी चीज़ें थी, उनको ख़त्म कर दिया गया या कम कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ बेटा कि पहले जो काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती थी या गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में था, उसको अब प्राइवेट सेक्टर में भी करने लगे। जैसे एयरलाइंस गवर्नमेंट थी या प्राइवेट भी होने लगी है ना। हर चीज़ में पहले बैंक्स सिर्फ गवर्नमेंट होती थी, प्राइवेट भी होती है, ऐसा सब चीज़ें होने लगी बेटा। और ग्लोबलाइजेशन में जो हम फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं ईजिली, वो सब ग्लोबलाइजेशन में आता है। इसने पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी बना दिया है। अब बेटा गवर्नेंस स्टडी हम क्यों करते हैं? ताकि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चल सके हमको, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाती है उसके बारे में पता चले, रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आ गई बेटा यूनिट 2, मैनेजरल इकोनॉमी। डिफाइन मैनेजरल इकोनॉमी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजरल इकोनॉमिक इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बेटा यहाँ पर इकोनॉमी की थ्योरी को बिजनेस के साथ जोड़ा कि कैसे इकोनॉमी बिजनेस में हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक नेचर, मैंने आपको बताया था माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है ना, तो वो अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बेटा यहाँ पे नॉर्मेटिव साइंस होता है। देखो 2 टाइप का साइंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव बताता है कि क्या हो रहा है, जैसे कि अपन बोले कि इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव का मतलब होता है इंडिया में क्या होना चाहिए, जैसे गरीबी नहीं होना चाहिए, तो सजेस्ट करते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। फिर गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है बेटा, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसको प्रैग्मेटिक भी बोलते हैं। और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट के बारे में फोकस करते हैं, मतलब हम मैक्रो के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के रूप में भी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या क्या स्कोप है बेटा? डिमांड एनालिसिस, मतलब हम फोरकास्ट कर सकते हैं, सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसी गुड्स को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट तरीके से कर सकें, प्राइस स्ट्रेटजी बना सकें ताकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करने वाले तो उसकी प्राइस क्या रखें ताकि मार्केट में वो प्रोडक्ट सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को
मैनेज करें ताकि रिटर्न हमको अच्छा मिले। कैपिटल का मैनेजमेंट करना, कहाँ पर फंडिंग करना है ताकि इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहे। तो ये सब होता है बेटा स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक विद अदर डिसिपल। मैथमेटिक्स प्रोवाइड टूल फॉर मॉडलिंग, स्टैटिक डाटा वगैरह जो होता है फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग हमको फाइनेंशियल डाटा देता है और साइकोलॉजी हमको हेल्प करती है कस्टमर के बिहेवियर को समझने में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या मकसद होता है बेटा, जो ये एक्सपर्ट होते हैं ये हमको इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में बताते हैं। डाटा ड्रिवन इनका इंसाइट होता है, माइंड होता है। रिस्क कम से कम लेते हैं ताकि डिसीजन अच्छा हो सके। और कंपनी को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, जो डायनामिक है, चेंजेबल इन्वायरमेंट है, उसमें सर्वाइव कैसे करना है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काम होता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 इंडक्टिव और रिडक्टिव मेथड की। मैंने आपको पहले ही बोला था ये दोनों डिफरेंस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नहीं याद कराओ तो प्लीज़ अभी भी याद कर लेना पेपर देने के पहले। एक तो इसमें से आएगा ही आएगा पेपर में, डिफरेंस भी आ सकता है, या इन दोनों मेथड में से अलग अलग भी पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो इंडक्टिव मेथड और रिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड बात करती है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब ये होता है बेटा कि ये खुद जाके पहले रियल वर्ल्ड में जाके सब चीज़ें चेक करती है, खुद सब चीज़ों का डाटा ड्रिवन इकट्ठा करेगी और फिर एक असम्पशन तक पहुंचेगी। एग्जाम्पल के लिए पहले हमने एक कौवा देखा, वो ब्लैक कलर का था। फिर हमने दूसरा कौवा देखा, वो भी ब्लैक कलर का था। फिर तीसरा कौवा देखा, वो भी ब्लैक कलर का था। फिर इन्होंने असम्पशन बनाया कि दुनिया के सारे कौवे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड होती है जिसके रियल वर्ल्ड फैक्ट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं बेटा। लेकिन ऐसे एक एक करके स्टडी करना ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बेटा, और टाइम भी लगता है, कई बार ऑब्जर्वेशन बायस्ड भी हो जाता है इसके अंदर। डिडक्टिव मेथड जो होती है ना बेटा, ये जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाती है। मतलब एक इनका पहले से एक ओपिनियन बना के रखते हैं ये। जैसे कि इन्होंने बोला कि दुनिया में हर कोई बेईमान होता है, ये इनका ओपिनियन है। फिर इन्होंने जाके किससे मिले और इन्होंने स्टडी करी कि यार ये व्यक्ति तो ईमानदार है। फिर बाद में इनका एक व्यू बनता है कि शायद बाद में ये भी बेईमानी कर सकता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ऑलरेडी अपना अजम्पशंस लेकर चलते हैं और बाद में उसको कंपेयर करते हैं। मतलब ये जर्नल से पर्टिकुलर पे जाते हैं। इनके मेरिट्स क्या होते हैं, क्विक होता है, प्रिसाइज होता है, लॉजिकल होता है। लेकिन बात वही है कि ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी भी हो इसके अंदर, क्योंकि ये पहले से एक अजम्पशन लेके चलते हैं जर्नल कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, फिर बाद में पर्टिकुलर पे जाते हैं। लेकिन इंडक्टिव क्या है, पहले एक एक पर्टिकुलर की स्टडी करता है, फिर वो ओवरऑल की बात करता है ना। जैसे बताया आपको मैंने, एक एक की स्टडी करी, फिर उसने बोला सारे कौवे ही ब्लैक होते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले से ही होल के बारे में बात कर लेते हैं कि सारे इंसान ऐसे होते हैं, तो फिर ये भी वैसे ही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास है इंडक्टिव प्रोवाइड एम्पेरिकल फाउंडेशन, डिडक्टिव प्रोवाइड लॉजिकल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक्स को दोनों की ज़रूरत पड़ती है ताकि बैलेंस स्टडी कर सके। यूनिट 4 पे आ जाते हैं हम, डिमांड एंड फॉरकास्टिंग। डिमांड मैंने आपको बताया था, डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है बेटा। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन कब ऐसा नहीं होता है कि प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड कम नहीं हो रही है, या प्राइस कम होने पे भी डिमांड नहीं बढ़ रही है। पहला गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है बेटा बहुत घटिया क्वालिटी का सामान है। घटिया क्वालिटी का सामान है तो उसकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं यहाँ पे। और इनकम इफेक्ट भी आता है बेटा। इनकम इफेक्ट मतलब अगर इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो कभी भी गिफन गुड्स नहीं खरीदेगा, भले ही उसकी प्राइस कम भी हो। जैसे कि मान लो कोई घटिया क्वालिटी की है, जैसे कंकर वाले चावल है मान लो, अब आपकी इनकम अच्छी है, इनकम बढ़ रही है, तो आप वो चावल नहीं खरीदोगे ना, भले उसकी कीमत कम हो चाहे कुछ भी हो। दूसरा वेबलन गुड्स, मतलब लग्जरी या प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते हैं। ऐसे गुड्स जो हमारे प्रेस्टीज के लिए अच्छे होते हैं, दिखावे के लिए अच्छे होते हैं, तो भले ही उनकी प्राइस बढ़ती जाए लेकिन तब भी लोग खरीदते हैं। जैसे सोना हो गया, डायमंड हो गया, लग्जरी वॉचेस हो गया, ये चीज़ें। स्पेक्यूलेटिव एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है कि भविष्य में इसके भाव और बढ़ सकते हैं तो आज आप महंगा ही खरीद लेते हो। जैसे लोगों को लग रहा था बीच में पेट्रोल नहीं मिल रहा, लपक के लाइन लगा रहे हैं, तेल नहीं मिल रहा है तो इकट्ठा महंगा ही खरीद के रख लिया लोगों ने। तो ये चीज़ें होती है बेटा, डिमांड के यहाँ पर एक्सेप्शन है। इसके अलावा नेसेसरी आइटम भी होते हैं इनके एक्सेप्शन। नेसेसरी आइटम मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया दवाइयाँ वगैरह हो गया, ये ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जिनके प्राइस बढ़े या कम हो इनकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। और इसका कर्व कैसा बनता है बेटा, इस तरीके का बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन सी चीज़ें डिमांड पे असर करती हैं। पहला प्राइस, जैसे कि आज अगर मान लो मैं एक बात करूँ सिंपल सी, एक फ़ैन लगाना है गर्मी में, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी कैसे पता चलेगा, पहला उसकी प्राइस कि उस फ़ैन की प्राइस क्या है। दूसरा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, क्या मेरे पास
कोई उस फ़ैन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट फ़ैन है क्या जो मैं ख़रीद सकता हूँ उसी प्राइस में, या फिर उसकी कोई प्राइस है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर मैं ये फ़ैन खरीदूंगा तो इस फ़ैन को लगाने के लिए मुझे कितने पैसे देना पड़ेंगे या कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा कस्टमर की इनकम क्या है, उससे भी डिमांड पर असर पड़ता है। फिर कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, अगर आजकल मॉडर्न कस्टमर है तो उनको फ़ैन सिंपल पसंद है, तो उनको थोड़ा लग्जरी फ़ैन चाहिए, फ़ैन में लाइटिंग भी चाहिए, आजकल तो AI फ़ैन आ गए हैं। तो सबके प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट क्या है, या फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सोच के भी प्रोडक्ट की डिमांड पे असर पड़ता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको देखकर ही डिमांड बनती है, कम होती है बेटा। कोई भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी नेचर होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो कॉम्पिटिटिव गुड्स है, जैसे कि मैंने एक फ़ैन पसंद करा वो दूसरी कंपनी का था और एक फ़ैन पसंद करा वो दूसरी कंपनी का था, दोनों फ़ैन अलग अलग कंपनी के हैं। तो अगर एक फ़ैन वाला अपनी प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर को दूसरा सस्ता पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाएंगे। चलो फ़ैन छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। एक कोका कोला की बॉटल अगर 20 की आ रही है और वही थम्स अप की बॉटल 15 की आ रही है, तो बहुत से लोग थम्स अप पर स्विच कर देते हैं पैसों की वजह से। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि दोनों वो नेचर दोनों का सेम है, कोल्ड ड्रिंक है वो दोनों में ही सोडा होता है, लगभग सेम ही नेचर का होता है, तो वो सब्स्टिट्यूट होते हैं बेटा, तो उसका भी असर पड़ता है कि उनकी प्राइस कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। हम कैसे पहले से डिमांड का पता लगा सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। हर एक बिजनेसमैन के लिए बेटा बहुत ज़रूरी होता है डिमांड को फोरकास्ट करना, डिमांड का पहले से अंदाज़ा लगा लेना। इसकी पहले मेथड होती है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड मतलब जगह जगह जाके आप कस्टमर से मिलो, कस्टमर का फीडबैक लो, उससे पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। आप देखते हो कई बार जब हम कोई सामान खरीदते हैं कहीं जाते तो आपसे फीडबैक ज़रूर लेते हैं, सर एक फीडबैक फॉर्म बता दो। यहाँ तक कि स्विगी अमेजोन से कुछ मंगाते हैं तो वो भी हमसे फीडबैक मांगते हैं ना, रिव्यू दे दो सर, आपका स्टार्स दे दो हमको। इससे उनको पता चलता है कि इस चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इसके अलावा स्टैटिकल मेथड होती है, यहाँ पे हम ट्रेंड का पता लगाते हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, रिग्रेशन किस तरफ हो रहा है। फिर हम एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लेते हैं कि एक्सपर्ट के हिसाब से मार्केट की डिमांड क्या होने वाली है। जैसे आप कभी देखते हो कि सोना चांदी को लेकर एक्सपर्ट अपना बयान देते हैं कि सोने के भाव बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, अभी रुक जाओ, अभी मत खरीदना। ये सब डिमांड को लेकर फोरकास्ट करते हैं ताकि अंदाज़ा लगा सके। यूनिट 5 है प्राइस डिटर्मिनेशन। बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको मैंने बताया था बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, जहाँ पर प्राइस फिक्स्ड होती है बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मतलब यहाँ पे फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, लोग कितना आपका प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं और आपके पास उनको बेचने के लिए सप्लाई भी है कि नहीं है, वो चीज़ आपकी प्राइस डिसाइड करती है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की प्राइस भी ज़्यादा है, और जिस चीज़ की डिमांड कम है उस चीज़ की प्राइस भी कम है। उसके बाद है द फर्म इज़ प्राइस टेकर। मैंने बताया फर्म जब खुद प्राइस बनाएगी नहीं तो वो प्राइस टेकर रहेगी। चार्जेस इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री वाइड फोर्सेस। देखो ये वर्ड टाइम छोड़ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो परफेक्ट कंपटीशन में होता है फ्री एंट्री एग्जिट। फ्री एंट्री एग्जिट मतलब कोई भी आके अपनी दुकान खोल सकता है, कोई भी आके दुकान बंद कर सकता है। यहाँ पर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर जो है फ्री एंट्री एग्जिट होती है, और मार्केट जो होता है ना बेटा उसको इनको रन करने के लिए अलग से कोई एडवर्टीजमेंट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बियर नहीं करना पड़ता है। मोनोपोली में क्या होता है बेटा, फर्म होती है प्राइस मेकर, इनको मार्केट से मतलब नहीं है, ये प्राइस डिसाइड करते हैं MR इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दे चार्ज हायर प्राइस एंड रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या करते हैं बेटा, प्राइस हाई रखते हैं और क्वांटिटी कम रखते हैं ताकि डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ा के बेचेंगे। भाई मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, उसने कोई ऐसी मेडिसिन बना ली जो दुनिया में किसी और के पास है ही नहीं, और वो मेडिसिन अगर कोई यूज़ कर ले तो कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसी मेडिसिन का आविष्कार कर लिया। तो अब वो उस मेडिसिन को मन चाहे रेट में बेच सकता है, और वो इतने ज़्यादा बेचेगा भी नहीं, कम कम लोगों को देगा ताकि उसकी डिमांड हमेशा बनी रहे और वो हमेशा रेट बढ़ा के ले। लॉकडाउन के समय पे भी आपने देखा होगा, जब दुकानें सारी बंद हो गई थी, बहुत से लोग मनचाहा रेट में सामान बेच रहे थे। तो हायर प्राइस में बेचो कम क्वांटिटी में, और इनके पास जो प्रोडक्ट होता है बेटा सबसे अलग होता है। मोनोपोली में बेचने वाला एक ही होता है पर खरीदने वाले बेटा बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट और प्योर कंपटीशन में डिफरेंस। प्योर कंपटीशन क्या हो रहा है, जहाँ पर मोनोपोली का कोई पावर नहीं, मोनोपोली का कोई रोल नहीं है, बस इतना होता है प्योर कंपटीशन। पर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली के अलावा भी आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए,
आपके पास रिसोर्सेज अच्छे होना चाहिए, रिसोर्सेज को सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए, ये सब आता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो बेटा ये थी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आंसर समझ में आ गए होंगे और आप अच्छा पेपर करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन सॉरी फॉर लेट अपडेट। प्लीज़ अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए और हमें प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं यूट्यूब की कमेंट बहुत बार नहीं पढ़ पाता हूँ। ऑल द बेस्ट।